नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। एक दरोगा ऐसा भी, जी हाँ, आप भी शायद यही कहेंगे जब पुलिस का यह मानवीय चेहरा आपके सामने आएगा। यूपी पुलिस के दरोगा सुल्तान सिंह ने यह मानवीय चेहरा सबके सामने रखा है जो थाना रानी की सराय पर नियुक्त हैं। उन्होंने एक ऐसी कन्या का कन्यादान करने का पुनीत कार्य कर यूपी पुलिस की टैग लाइन "यूपी पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर" को चरितार्थ कर दिखाया है। इसके साथ ही साथ मिशन शक्ति के चल रहे अभियान की सार्थकता भी साबित कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रेमी युगल शिवा व अनीता प्रेम संबंध में थे। शिवा ने अनीता को गर्भवती करने के बाद शादी से इनकार कर दिया। अनीता की फरियाद के बाद दरोगा साहब ने अथक प्रयास कर दोनों के परिजनों को समझा बुझाकर रजामंद कराया। दोनों की शादी मंदिर में संपन्न कराई। अनीता का कन्यादान करते हुए उसे अपनी तरफ से उपहार देकर ससुराल के लिए विदा भी किया। एक लड़की है अमिता कुमारी, जिसके पिता राजा राम और ये रहने वाली अपनी साह कुंदनपुर की है। ये परसों दिनांक 25 को मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आई थी कि मेरा शिवा लड़के से प्रेम प्रसन्न था और हम दोनों दिल्ली रह रहे थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये मुझे उसी हालत में छोड़कर भाग आया। इसके बाद मैं घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे में मैंने मानवता के नाते और लड़की की जो है सुरक्षा के नाते अभी जो अभियान चल रहा था उसी के तहत एक 1090 में भी इसका प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, तो मैंने काफ़ी अथक प्रयास किया। इसके परिवार को भी मनाया, लड़के के परिवार को मनाया और कल शाम इस लड़के को तलाश करके आज मंदिर में इन दोनों की शादी करा रहा हूँ। और मैंने अपना पैसा खर्च करके कन्यादान भी किया है और कुछ सामान भी लड़की। सर, आपके द्वारा बच्ची का कन्यादान भी किया गया है, क्या आपने अपने तरफ से इस बच्ची का बिठान पर कुछ दिया गया है? हाँ, मैंने, चूंकि बच्ची अकेली थी, परिवार का कोई मौके पे इसके आ नहीं पाया था, तो कन्यादान की रस्म भी मैंने निभाई है। और जो शादी के मौके पर उचित सामान होता है उसकी व्यवस्था मैंने अपनी तरफ से अपने वेतन से की है और मुझे बड़ी खुशी मिली है। लड़की की मदद हो गई, वो खुशी से अपने पति के साथ अपने घर ससुराल। नाबालिग किशोरी के इनकार करने पर जलाकर मार देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट नंबर 1 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने बुधवार को सुनाया। संयुक्त निदेशक अभियोजन वीपी वर्मा ने बताया कि मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव में पीड़िता किशोरी की मां 27 अगस्त 2014 को दवा के लिए घर से बाहर गई थी। तभी सुबह लगभग 8 बजे घर में अकेली जानकर गांव के ही दीपक उर्फ दीपू पुत्र जीताराम पीड़िता के घर में घुस गया तथा पीड़िता पर घर से भाग चलने के लिए दवा बनाने लगा। पीड़िता ने जब इसका इनकार किया तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। पीड़िता के ऐतराज करने पर आरोपी दीपक उर्फ दीपू ने चूल्हे के पास रखे मिट्टी का तेल पीड़िता के ऊपर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। बुरी तरह से जली हुई अवस्था में पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभियोजन अधिकारी पुलिस ने जांच के बाद दीपक उर्फ दीपू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन अधिकारी मानिक चंद्र यादव ने पीड़िता समेत 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 60/2014 की है। पीड़िता इसमें जिसकी उम्र 14 साल थी, वो अपने घर पर अकेली थी। उसके माँ बाप बाहर गए थे। गांव का ही एक दीपक उर्फ दीपू लड़का घर में उसके घुस आया और उससे बोला कि चलो मौका अच्छा है, भाग चलें। इस पर लड़की कही कि नहीं, भाग जाएंगे तो मेरे घर वालों की इज्जत चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। बस इस पर वह चूल्हे के पास रखा मिट्टी का तेल उसके सर पर उड़ेल दिया और माचिस लगा दिया। वो जल के अस्पताल में भर्ती हुई। कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई। ये केस है। तो इसमें सर क्या आदेश आया है? अब इसमें जो है आजीवन कारावास की सजा हुई है। 307 का प्रकरण था और इस मामले में आजीवन कारावास सजा हुई और जुर्माना मिला। ये 2014 का प्रकरण है और आज जो है 2020 है। 6 वर्ष हो गया, किंतु बहुत समय तक न्यायालय रिक्त रहा। न्यायालय रिक्त रहने की वजह से अब भी जो है काफ़ी कठिनाई हुई।
तो सर किसकी अदालत ने इसको फैसला दिया है? ये श्री रवीश कुमार अत्री हैं, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम। इसमें जो आरोपी था वही था, किसके सहयोगी कुछ थे? केवल एक था, केवल दीपू और दीपक। तो सर कुछ मुख्यमंत्री जी का आदेश ऐसा आया है क्या कि मिशन शक्ति अभियान जो चल रहा है उसके तहत? जी हाँ, इस समय हम लोग दिनांक 17 तारीख से 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक शासन के मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं बच्चों को जागरूक करना और इनके मामले को सतर्कता से देखना, साथ ही अब जो अभियोजन का काम है कि अधिक से अधिक स्त्रियों के मामले में अपराधी डरें, इसलिए इनको दंडित कराना आवश्यक है। तो हम लोग भरपूर प्रयास करके अपराधियों को दंडित कराने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ 848 केस जो है पॉक्सो संबंधित है और महिलाओं से संबंधित भी करीब लगभग 400 केस है जो रेप से संबंधित है। कितना समय दिया गया? और समय तो हम लोग चाहते हैं कि 6 माह में सब कुछ निस्तारित हो जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती कि नहीं हो पाती। कभी कभी डीएनए रिपोर्ट देर में आती है, जिस कारण से नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय सीमा इसकी निर्धारित की है क्या? अभी फिलहाल तो हम लोगों को 1 सप्ताह का मौका दिया गया था। अब अभी तो समय तो बीत गया, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर तक बहुत सारे केस में अपराधियों को दंडित करा दें। पुनर्गठित जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम आगामी 30 अक्टूबर को नेहरू हॉल में प्रस्तावित है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार को क्लब की यह तैयारी बैठक रैदोपुर क्षेत्र में संपन्न हुई। क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी, संयोजक अरविंद कुमार सिंह व उपाध्यक्ष डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी ने कार्यक्रम को वैचारिक कुंभ की संज्ञा देते हुए हर आमुखास से कार्यक्रम में उपस्थिति की अपील की। क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ आयोजित हो रही राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी के मुख्य वक्ता पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली संजय सिंह, आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के एडिटर अरविंद चतुर्वेदी अपने अपने विचारों से संगोष्ठी के जरिए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, जर्नलिस्ट क्लब की एक बैठक इसलिए आयोजित हुई है कि आगामी जो 30 अक्टूबर है उस दिन एक वैचारिक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से, और इसमें पत्रकारिता को लेकर के जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर बातचीत होनी है और एक नेशनल सेमिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर से हमने विभिन्न पत्रकारिता के जो विभिन्न स्तंभ हैं उनको भी आमंत्रित किया है और समाज के प्रत्येक जो वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व के तौर पर लोगों को आमंत्रित किया है। और जो इसका विषय है वो 2 है प्रमुख रूप से। एक तो ये है कि जो जर्नलिस्ट क्लब का पुनर्गठन हुआ उस पर उसका एक शपथ ग्रहण समारोह है उस दिन, सारे पदाधिकारियों का, सारे सम्मानित पत्रकार गणों का, और वो जिनके सानिध्य में संपन्न होगा उनमें ख़ास तौर से न्यूज़ 1 इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर हैं संजय सिंह जी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सचिव रहे हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। ख़ास तौर से दिल्ली से वो आजमगढ़ आ रहे हैं। और इसी क्रम में इंडिया न्यूज़ के संपादक हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अरविंद चतुर्वेदी जी भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में आजमगढ़ के पूर्व लोकप्रिय जिलाधिकारी रहे उनका भी इस समागम में आगमन हो रहा है। और इसी के साथ साथ आजमगढ़ के जो डीआईजी हैं सुभाष चंद्र दुबे जी, वो भी आमंत्रित हैं और आजमगढ़ के कमिश्नर भी आमंत्रित हैं। और इसी क्रम में काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं केडीएन राय साहब, वाराणसी से चल के वो भी आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उस दिन एक और कार्यक्रम हो रहा है कि जर्नलिस्ट क्लब का एक्सपेंशन उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस क्रम में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस समेत और 2-4 जिलों के लोग भी आ रहे हैं, जिनको उस दिन नियुक्ति पत्र दे करके बतौर जिलाध्यक्ष जर्नलिस्ट क्लब का काम वो आगे संभालेंगे। अब हमारा जो विषय है इस दिन, वो विषय ये है कि पत्रकारों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर एक सवाल है जिसका उत्तर जानने की प्रतीक्षा रहेगी प्रशासन के दृष्टिकोण से भी।
इसको लेकर के ये बैठक भी आयोजित थी और सब सारे पत्रकार मित्रगण जो हैं, सम्मानित पत्रकार सबने अपने अपने माध्यम से और जितने भी दृश्य श्रव्य माध्यम हैं उस हिसाब से सबको आमंत्रित किया गया है। समाज के विभिन्न आयामों को जोड़ने की कोशिश की गई है। हमारे जर्नलिस्ट क्लब के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी साहब, जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक हैं अरविंद सिंह जी, सचिन श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी जी और ढेर सारे लोग जुट करके इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अभी तक फिलहाल जर्नलिस्ट क्लब का जो आयोजन है ये आजमगढ़ की धरती पर 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। आजमगढ़ की धरती वैचारिक धरती रही है, इसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और हम वैचारिक लोग हैं। तमाम जो जनपक्षी मुद्दे हैं हम उठाते हैं। हमारे इस धरती से तमाम ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जाने गए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक वैचारिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हमने किया है जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से और इसमें तमाम तरह के विचारों का समावेश भी है। बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं, जैसा कि अभी बताया भी गया आपको है। मैं अपील करना चाहूँगा जनपद के तमाम बौद्धिक वर्ग से और तमाम वैचारिक लोगों से कि यह आयोजन आजमगढ़ का है, यह आपका अपना आयोजन है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आप नेहरू हॉल सभागार में पहुँचें और इस संगोष्ठी का जो विचार मंथन जो हो रहा है, जो एक तरह से विचारों का समागम होगा, उस समागम का लाभ लें आप। हमारे दौर की जो पत्रकारिता है और पत्रकारिता पर जो संकट है, उस संकट को एक पत्रकार कैसे जीता है, कैसे महसूस करता है और कैसे समाचारों को संकलन करके आपके पास पहुंचाता है, उस पर एक बात होगी। पत्रकारों की सुरक्षा पर बात होगी, पत्रकारिता की भविष्य पर बात होगी। तो मुझे लगता है कि इतना दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है कि इस कोरोना पीरियड में भी एक आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हों, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यह आजमगढ़ का कार्यक्रम है। यह आप 30 अक्टूबर को एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम पत्रकारों को लेकर के आज के परिवेश की पत्रकारिता पर नेहरू हॉल में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग सभी लोग इस कार्यक्रम में आएँ और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम हमारा अकेले का नहीं है, ये कार्यक्रम सबका है और जो पत्रकारों के साथ चुनौतियां हैं उस चुनौतियों पर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी आज पत्रकारों के साथ सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इसके तहत हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने पत्रकार सुरक्षा कानून को पास किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि भारत सरकार सभी राज्यों को निर्देशित करे कि वो अपने अपने राज्यों में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करें, जिससे हमें काम करने में आसानी हो। और ये एक बड़ा जटिल विषय है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई भी पत्रकार निष्पक्ष काम करने की कोशिश करता है तो उसके सामने कहीं ना कहीं चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को किसी न किसी तरीके से उसका सामना तो किया जा रहा है। लेकिन अब इस वक्त ये स्थिति आ गई है कि पत्रकार की हत्याएं तक हो जा रही हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब बातों को लेकर के एक मंथन करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी से सादर निवेदन है कि आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हों और ये इसको अपना कार्यक्रम बना करके। रेलवे स्टेशन तिराहे पर बुधवार को खुले नवीन प्रतिष्ठान श्री बसंता स्वीट्स एंड बेकर्स का समाज सेविका अमितलता सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि तहबरपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठान ने शुद्धता की जैसी छवि बनाई है, वैसी ही गुणवत्ता व विश्वास यहाँ भी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज ये बसंता स्वीट्स की हम लोग यहाँ पे उद्घाटन में करने आई हूँ और इस दुकान की खासियत ये है कि ये तहबरपुर में भी है और वहाँ पे जो शुद्ध चीज़ मिलेगा वहाँ पे उसकी शुद्धता यहाँ पे भी आपको मिलेगी। मैं प्रिंस जी को, अरविंद जी को और गिरीश यादव जी को, मैं सभी लोग को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी तरह से ये दुकान चलाएं और अपनी शुद्धता को बरकरार रखें। यह दुकान की एक खासियत है कि इसमें बच्चों के लिए पिज्ज़ा, बर्गर और कन्फेक्शनरी, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, हर एक चीज़ इसमें अवेलेबल है। आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी आएंगे इस दुकान में सब कुछ यहाँ पाएंगे। श्री बसंता स्वीट्स एंड बेकर्स नाम से खुले इस नवीन प्रतिष्ठान में शुद्ध देसी घी की मिठाइयों के साथ साथ बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहेंगे। पेस्ट्री, पेटीज, कुकीज, क्रीम रोल, केक, डोनेट,
पिज्ज़ा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस, गिफ्ट आइटम की वैरायटी यहाँ आपको देखने को मिल सकेगी। प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर गिरीश यादव ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान की फेमस रसमलाई व रसगुल्ला के साथ यहाँ मिठाइयों व बेकरी की सारी रेंज उपलब्ध रहेगी। स्वीट हाउस के नाम से और बेकरी के सारे आइटम के नाम से दुकान आज हम रेलवे स्टेशन तिराहे पे आज इसका उद्घाटन हुआ है। और क्या आइटम यहाँ पे मिठाई की सारी रेंज उपलब्ध है। यहाँ पे स्पेशली रसगुल्ला और रसमलाई ये बहुत पुराने समय से फेमस है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है यहाँ पे। और दीपावली को लेके सारे गिफ्ट आइटम, चॉकलेट के, ड्राई फ्रूट्स के और सारे जो यूनिक चीज़ जो बेहतर तरीके से हम दे सकें, वो सारी चीज़ों की शुद्धता का ध्यान रखते हुए सब चीज़ है। पेस्ट्री है, पैटीज है, बर्गर है, सारी चीज़ यहीं बनेगी और यहीं से कस्टमर के सामने ही उनको दिया जाएगा। हाँ, एक छत के नीचे बच्चों के सारे आइटम हैं, चॉकलेट से और मिठाई के सारे आइटम हैं, सब कुछ यहाँ पे देने का है जो खाने के स्वेस्ट के लिए। बेकरी के सारे आइटम, नमकीन है, बिस्कुट है, मीठा बिस्कुट है, सब। नहीं कहीं नहीं। क्वालिटी की पूरी 100% शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यही हमारी पहचान रहेगी और यही रहेगा, शुद्धता ही। फरिया चौकी इंचार्ज रत्नेश दुबे पर पत्रकारों से मारपीट व दुर्व्यवहार का आरोप लगा। भारतीय पत्रकार संघ के पदाधिकारी बुधवार को डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे से मिले। भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि फरिया क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की खबर पत्रकारों द्वारा प्रमुखता से छापी जा रही थी। यही बात चौकी इंचार्ज रत्नेश दुबे को नागवार गुजरी। इसी बात पर उन्होंने चौकी पर बुलाकर 2 पत्रकारों को मारा पीटा व उनकी मोबाइल छीन ली। हम लोगों ने डीआईजी आजमगढ़ से इस मामले को लेकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जो है फरिया चौकी इंचार्ज से निलंबन की मांग को लेकर डीआईजी साहब से मिले हैं आजमगढ़ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा कर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जब तक जांच नहीं हुई तब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर जांच कराकर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं, संगठन जो है आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के साथ पत्रकारों का हो रही उत्पीड़न के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय के सामने मुंडन संस्कार कराएगा। कोरोना महामारी के चलते वैसे तो अभी तक छात्र संघ चुनाव की कोई संभावना नहीं बन रही है, लेकिन छात्र हित में छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। डीबी कॉलेज के छात्र नेता कॉलेज की समस्याओं को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलित हैं। इसी क्रम में बुधवार को छात्र नेताओं ने बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष प्रवेश परीक्षा की दूसरी सूची जारी करने और एमए प्रीवियस की प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर कॉलेज के गेट के सामने प्रदर्शन किया और कॉलेज की प्राचार्य के साथ ही प्रबंध समिति का पुतला फूंका। चेतावनी दिया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। लोगों ने आज कॉलेज प्रशासन के रवैयों को लेकर, जो कॉलेज प्रशासन हमारा सेकेंड लिस्ट नहीं जारी, सेकेंड और थर्ड लिस्ट नहीं जारी किया है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे के इधर उधर भटक रहे हैं, वह अन्य कॉलेजों में जाके अपना दाखिला करवा रहे हैं। यहाँ पे न सेकेंड लिस्ट जारी करा जा रही है, न थर्ड लिस्ट जारी कराई जा रही है। हम लोग यह चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन जल्द से जल्द सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी करे और यहाँ पे जो स्टाफ है, कोई भी स्टाफ अभी तक आए नहीं है, ना फॉर्म जमा हो रहा है, बच्चे डेली कोई ना कोई छुट्टी पर रहता है और हमारे कॉलेज में किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था नहीं है इस कोविड-19 महामारी में। आज हम लोगों ने प्रबंधक समिति प्राचार्य का पुतला फूंका गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर,
फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।